हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑफर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऑफर के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। वो ये कि अगर आप लाइफ में कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहली और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी? ऑफर। कि मतलब आपको ऑफर होनी चाहिए या आपने किसी को ऑफर दी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा बन सकते हो। अब देखो, हम लोग ऑफर के बारे में पढ़ेंगे आज। ऑफर के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि ऑफर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, ऑफर के साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ये सब चीजें आज हम इस टॉपिक में करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम ऑफर की बात करते हैं, ऑफर को ही अगर हम दूसरे किसी नाम से जानते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रपोजल। ठीक, तो कल को अगर बाई चांस आपको अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए डिफाइन प्रपोजल, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज सेम एज ऑफर। सो ऑफर को ही उन्होंने दूसरी टर्म यूज करके पूछा है, प्रपोजल। क्लियर? तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि बेसिकली ये जो टर्म ऑफर है या प्रपोजल है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द फॉर्मेशन ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट। चाहे कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट उठा लो, उसमें सबसे पहला अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, तो वो क्या होता है? दैट इज योर ऑफर। ठीक है, तो ऑफर जो है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब ये देखो, जो पर्सन प्रपोजल देता है या ऑफर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोजर और ऑफरर। प्रपोजर और ऑफरर उसे बोला जाता है जो ऑफर करता है। सिमिलरली, जिस बंदे को हमने ऑफर दी होती है, ऑफर की होती है, प्रपोजल किया दिया होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑफरी बोलते हैं और प्रपोजी। बट हमें इसमें सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जब हमने किसी को ऑफर किया या प्रपोज किया, तो अगर उसने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, तब जिस बंदे ने हमारी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, तब हम उस बंदे को क्या बोलेंगे? तब हम उसको बोलेंगे एक्सेप्टर और प्रोमिजी। ठीक, अभी देखो, ऑफरी और प्रपोजी और एक्सेप्टर और प्रोमिजी में क्या डिफरेंस होता है? ऑफरी और प्रपोजी में ये होता है कि भाई जिसको आपने ऑफर की है उसको हम ऑफरी बोलेंगे और प्रपोजी बोलेंगे, लेकिन जब हमारा वो एक्सेप्ट हो गया है प्रपोजल या ऑफर, तो हम जिस बंदे ने एक्सेप्ट किया है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर और प्रोमिजी। क्लियर? तो एन ऑफर refers to a promise that one party makes in exchange for another party's performance. In other words, it is an invitation to enter into a contract on certain terms. Basically, offer क्या है? It is a proposal by one party to another to enter into a legally binding agreement. ठीक है, अब ये क्या है? बेसिकली ऑफर ये एक तरह का प्रपोजल है एक पार्टी का दूसरी पार्टी को टू एंटर इनटू अ लीगल एग्रीमेंट। ठीक है, जो एक दूसरे पे बाइंडिंग हो एज पर देयर टर्म्स एंड द कंडीशंस जो भी उन्होंने लेट डाउन की है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफर। ठीक, जो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज व्हाट? ऑफर। अब मैंने आपको बता दिया प्रपोजर क्या होता है, ऑफर क्या होता है, ऑफरी क्या होता है, प्रपोजी क्या होता है, एक्सेप्टर और प्रोमिजी क्या होते हैं। ये बेसिक चीजें थी जो हमें ऑफर में स्टार्टिंग में जानने की जरूरत थी। अब ऑफर के बारे में देखो, आगे हम जानेंगे। एन ऑफर इज अ कंडीशनल प्रपोजल मेड बाय अ बायर। ये एक ऐसा कंडीशनल प्रपोजल होता है जो कि एक बायर करता है, या फिर कोई सेलर जिसने बाय करना है, या सेल एन एसेट विच बिकम्स लीगली बाइंडिंग इफ एक्सेप्टेड। या तो कोई बायर है जिसने ये प्रपोजल दिया है, या कोई सेलर है जिसने अपनी
ये सेल आउट करनी है कोई प्रॉपर्टी या एसेट, और जब वो एग्री हो जाए तो फिर वो लीगली बाइंडिंग होता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक। एन ऑफर इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन एक्ट of offering something for sale or the submission of a bid to buy something। मतलब कि भैया ऑफर जो है वो एक ऐसा एक्ट भी है जो ऑफर करता है किसी चीज को सेल आउट करने के लिए या फिर सबमिशन करता है। जैसे आप देखते हो ना बिडिंग वगैरह होती है तो बोलियां लगती हैं वहां पे, यस हमें मंजूर है, तो फिर एक दो और तीन, तीसरे बैंक पे जिस बंदे ने सबसे हाईएस्ट बिड किया होता है उसके लिए वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। दैट मींस कि एक्सेप्टेड, वी हैव एक्सेप्टेड देयर ऑफर, कि उन्होंने हमें जो सबसे ज्यादा रकम बिड की है हमें वो मंजूर है, ठीक। ये चीज, एन ऑफर रेफर्स टू अ प्रॉमिस दैट वन पार्टी मेक्स इन एक्सचेंज फॉर अनदर पार्टीज परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर आप ऑफर करते हो तो वो किसी पर्पस के लिए ही करोगे ना, किसी चीज के लिए, किसी चीज को खरीदने के लिए या बेचने के लिए। तो जब आप करते हो और उसमें क्या होता है कि दूसरी पार्टी की भी उसमें रजामंदी होनी चाहिए। वही चीज ये घुमा के फिर से वही बात कर रहे हैं, दैट वन पार्टी मेक्स इन एक्सचेंज फॉर अनदर पार्टीज परफॉर्मेंस। अगर दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट होगी वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस और वो चीजें वो परफॉर्म करना चाहती है दूसरी पार्टी, देन उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज एन इन्विटेशन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्टेन टर्म्स। बेसिकली ऑफर को हम ये भी कह सकते हैं, इट इज व्हाट, इट इज एन इन्विटेशन। आप किसी को इनवाइट कर रहे हो कि भैया आओ आप हमारे साथ मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में शामिल हो जाओ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए ऑफर्स टू सेल हिज मोटरसाइकिल फॉर ₹3000। ए जो है वो कहता है भैया मैं अपना बाइक जो है, मोटरसाइकिल जो है वो 3000 में बेचना चाहता हूँ। सिमिलरली जो बी है वो एग्री कर देता है, कहता है ठीक है भाई मैं ले लेता हूँ तुम्हारे 3000 रुपए में तुम्हारी ये बाइक। अब यहाँ पे ए जो है वो ऑफरर है और बी जो है वो क्या है, ऑफरी। क्लियर। अब ये देखो, एन ऑफर इज यूजली अंडरस्टूड एज प्रपोजल, ठीक। वही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कि ये जो ऑफर है इसी को हम दूसरे किस नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, प्रपोजल। क्लियर। तो ये चीज, अब देखो हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2A क्या कहती है। an individual is said to have made the offer when he implies to another his readiness to do or to avoid doing anything with the perspective of getting the consent of that other to such act or restraint, sorry, ठीक है। मतलब वही चीज कि दो बंदे आपस में या तो तैयार हो जाएंगे एक दूसरे को चीज बेचने के लिए या खरीदने के लिए, और दूसरे को रोक भी सकते हैं कि अगर तुम ये चीज नहीं करते तब हम आपको ये चीज देंगे, ठीक है। कई बार होता है कि कुछ नहीं करना भी, ये भी टर्म्स में आ जाता है जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसीलिए ये कहा गया है कि भाई ये जो प्रपोजल होता है या ऑफर जो है, इट इज व्हाट, अ प्रपोजल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विल और इंटेंशन। प्रपोजल जो है वो किस चीज का एक्सप्रेशन है, विल का या फिर इंटेंशन का। अब जो नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एसेंशियल्स क्या है, मतलब इसके अंदर हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। किसी भी अगर ऑफर अगर हमने की है तो वो ऑफर में कुछ ऐसे एसेंशियल्स होंगे, अगर वो फुलफिल होंगे तभी वो ऑफर जो है वो वैलिड ठहराई जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला एसेंशियल जो है वैलिड ऑफर का, वो क्या है, इट मस्ट क्रिएट अ लीगल रिलेशन। मतलब अगर वो कोई भी ऑफर अगर लीगल रिलेशन नहीं बनता है उसमें, तब आप उसे कोर्ट में तो चैलेंज कर ही नहीं सकते ना। तो वही चीज, अब जैसे मैं आपको लेमैन एग्जांपल दूं, मैं आपको बोल दूं कि भाई मैं, आप एक काम करो, आप ना मेरे को अपनी कार दे दो, मैं ना आपके लिए चांद सितारे तोड़ के ले आऊंगा। इज इट पॉसिबल? क्या कोई किसी के लिए चांद सितारे तोड़ के ला सकता है? नहीं ना। ये क्या वेग है,
तो ये चीज कभी भी वैलिड नहीं ठहराई जा सकती, इसे आप कोर्ट में चैलेंज कर ही नहीं सकते। तो ये चीज, अब वही चीज कहते हैं कि इट मस्ट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, एन ऑफर टू बी एनफोर्सेबल मस्ट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, एन ऑफर फॉर सोशल और मॉरल एक्ट इज नो ऑफर। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करते हैं। ए जो है वो इनवाइट करता है बी को अपने घर पे लंच के लिए, लेकिन ए जो है वो फेल हो जाता है अरेंज करने के लिए बी के लिए कि भैया लंच प्रिपेयर करना था, या नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस। अब बी जो है वो उसको सू नहीं कर सकता ए को, क्योंकि वो जो ये जो इसने इसको इनवाइट किया था फॉर द लंच, इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन ऑन ए। सो इसी के ऊपर एक लीडिंग केस भी है, वो क्या है, बैल्फर वर्सेस बैल्फर। ये हस्बैंड वाइफ का केस है, ध्यान से सुनना। इन दिस केस डिफेंडेंट वाज अ सिविल सर्वेंट एट सीलॉन। व्हेन ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड ही प्रॉमिस्ड हिज वाइफ स्टेंटिफ to send 30 pounds per month, but he did not send the amount as promised. The court dismissed the above case as it does not create any legal relations. मतलब कि भाई जो एक पति था वो ना दूसरे शहर जाता है जॉब करने के लिए, और वो जाते जाते अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है, कहता है कि सुनो मैं ना तुम्हें हर महीने 30 पाउंड्स भेजा करूंगा, बट वहां पे जाके वो इतना बिजी हो जाता है कई बार वो नहीं भेज पाता। तो वाइफ क्या करती है, अपने हस्बैंड को सू कर देती है। तो कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट कहता है भैया ये कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है कि उसने तुम्हें बोला कि भाई मैं तुम्हें 30 पाउंड्स भेजूंगा तो इट इज बाइंडिंग ऑन हिम कि ही शुड सेंड द 30 पाउंड्स। ऐसा कुछ नहीं है, उसने बोल दिया कि भेज दूंगा तो भेज दूंगा। अब ये थोड़ा कि अब नहीं कभी अगर भेज पाया, कोई जरूरत पड़ गई उसको नहीं भेज पाया, इट्स ओके। तो इसलिए आप उसको आप कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते और उसके खिलाफ कोई आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते आप अपने पति के खिलाफ, ये चीज। अब नेक्स्ट जो एसेंशियल है, ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ये क्या कहती है, ये पॉइंट क्या कहता है, एन ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड क्या हुआ, जो बोल के हो, ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछता है क्या आपको ये बाइक खरीदनी है, तो आप बोलते हो कि हाँ मुझे ये खरीदनी है। ये आपने क्या किया, अपना एक्सप्रेस किया है। इम्प्लाइड हो गया कि आपके जो जेस्चर्स हैं, जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, बिना बोले ही दूसरे को लगता है कि हाँ भाई आपकी जो है एसेंट है इसमें, ठीक। इफ द ऑफर इज मेड बाय वर्ड्स इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस्ड ऑफर। इफ द वर्ड्स आर स्पोकन इट इज कॉल्ड ओरल ऑफर। If the words are written, it is called written offer. In case where no words are used, but the offer is derived from the conduct of the parties, it is called implied offer. Whether it is expressed or implied, it is valid. ठीक है, it may be oral or written. क्लियर, ये बिल्कुल बच्चों वाला पॉइंट था। अब नेक्स्ट एसेंशियल क्या आता है, टर्म्स मस्ट बी क्लियर एंड सर्टन। अब इसमें देखो ये क्या कहता है, द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड क्लियर एंड मस्ट नॉट बी वेग। जो भी हम ऑफर करते हैं उसकी टर्म्स और कंडीशंस जो होती है ना वो एकदम सर्टन होनी चाहिए, वो वेग नहीं होनी चाहिए। मतलब वही जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि भाई मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं तो इसके बदले में ना मैं आपको चांद सितारे तोड़ के ला दूंगा। सो ये सब क्या है, वेग टर्म्स हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ऑफर्स टू सेल tons of oils. Here, offer is not clear. That is kind of oil, such as ground oil, ठीक है, sunflower oil, etc. is not mentioned. मतलब हमने ये दो पार्टीज थी, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन सेट की, उन्होंने बोला कि हम आपको तेल सेल आउट करेंगे, लेकिन ये नहीं मेंशन किया कि कौन सा तेल भैया, सनफ्लावर ऑयल या ग्राउंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कौन सा, ये तो मेंशन करो पहले, ठीक है, बिकॉज ऑयल तो कई तरह का होता है। तो ये चीज, इसी में देखो सबसे लीडिंग केस कौन सा है, टेलर वर्सेस पेंटागन। इन दिस केस plaintiff promised to take the defendant's house on lease for a period of 6 years if it is thoroughly repaired and the drawing rooms are decorated according to the present style. It was held by the court it is not enforceable as the terms are too vague and uncertain। मतलब कि भाई ये देखो, इसमें ये जो पार्टी है टाइलर वर्सेस पेंटागन,
पेंटिंगटन वाला जो केस है, इसमें आप ये देखो जो दो पार्टीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, वो ऑफर करते हैं एक दूसरे को कि ठीक है यार, मैं ना तुम्हारा घर ले लूंगा लेकिन एक ही कंडीशन पे, अगर वो थॉरली रिपेयर होगा और जो ड्राइंग रूम है वो एज पर द लेटेस्ट कंडीशंस की तरह पूरा सेटअप हुआ होना चाहिए। अब भैया किसी के लिए लेटेस्ट जो है वो कोई भी तरह से हो सकता है, उसका टेस्ट अलग हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो चॉइस उसकी अलग हो सकती है। लेटेस्ट से मतलब लेटेस्ट से लेटेस्ट क्या, वो मेंशन तो करो कि आपको क्या वहां पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये चीज, अब ये जो टर्म थी ये बड़ी वेग थी, सो इसीलिए बोला गया कि भाई ये जो है इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी दोज आर टोटली वेग। क्लियर। अब नेक्स्ट जो आता है एसेंशियल, दैट इज इट मे बी स्पेसिफाइड और पब्लिक। इट मे बी स्पेसिफिक और पब्लिक। तो when an offer is made to a person or group of person it is called specific offer। जब भी कभी कोई ऑफर किसी पर्टिकुलर बंदे को या ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर बंदों को अगर की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑफर। इफ द ऑफर इज मेड टू द पब्लिक इन जर्नल और सोसाइटी और कम्युनिटी एज अ होल इट इज कॉल्ड पब्लिक ऑफर। और जब भी कभी कोई ऑफर अगर पब्लिक को की जाती है, पूरी पब्लिक एज अ होल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफर। इसमें लीडिंग केस कौन सा है, कार्लेट वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल केस है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो डिफेंडेंट है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये एडवर्टाइजमेंट देती है और कहती है हम 100 पाउंड का रिवॉर्ड देंगे उस बंदे को जो अगर दोबारा कभी इन्फ्लुएंजा से अगर सफर होता है आफ्टर, जो है हमने जिस तरीके से अपनी ये जो मेडिसिन है अगर वो उसे लेता है और उसके बाद भी अगर उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम उसको इतना अमाउंट पे करेंगे। और ये जो पेटिशनर था, ठीक है, कार्लिल, इसने क्या किया, इसने वो इनकी जो ये मेडिसिन थी उसको एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर उसने ली, लेकिन उसके बावजूद भी इस बंदे को इन्फ्लुएंजा दोबारा हो गया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसने इन्हें चैलेंज किया। और ये जो कंपनी थी इन्होंने 1000 पाउंड जो थे वो बैंक में जमा करवाए हुए थे सब लोगों के ऊपर, एक अपना बताने के लिए कि भाई देखो हम लोगों ने एक अमाउंट भी जमा किया और हमें इतना पूरा विश्वास है कि हमारी मेडिसिन लेने के बाद ये दोबारा कभी किसी को नहीं होगा। लेकिन उस बंदे को हो गया और उसने इस कंपनी को सू किया और कोर्ट ने कहा यस यू आर लायबल, कि आप इस पेटिशनर को आप पे करेंगे। ये कंपनी कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी जो थी इन्होंने फिर पे किया कार्लिल को अमाउंट, ठीक है, 100 पाउंड। और फिर नेक्स्ट केस है हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। अब इस केस में क्या था, जो डिफेंडेंट था उसने अनाउंस किया रिवॉर्ड एक एडवर्टाइजमेंट देके कि भाई जो भी उसके बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको वो अवार्ड देगा, ठीक है, और जो उसके बच्चों को उसके हवाले करेगा, ढूंढ के लाएगा, तो वो उसको रिवॉर्ड देगा, ठीक है। और जब जो डिफेंडेंट था, जब ये हरभजन उसको लेके आया उसके बच्चे को ढूंढ के, तो कोर्ट ने उसे ट्रीट क्या किया, पब्लिक ऑफर। ये जो उसने ऑफर की थी इसमें उसे क्या ट्रीट किया गया, पब्लिक ऑफर। उन्होंने बोला कि भाई ये तो आपने जर्नल एडवर्टाइजमेंट दे दी थी, अब इसमें कोई भी ढूंढ के लाएगा। तो इसने क्या किया, हरभजन ने ढूंढ के ले आया है, तो अब आपको इसको ये रिवॉर्ड जो है वो आपको देना पड़ेगा एंड ही इज एंटाइटल फॉर दैट रिवॉर्ड। क्लियर। अब नेक्स्ट जो आता है, देखो डिफरेंस हम जरा जान ले, एक स्पेसिफिक ऑफर और एक जर्नल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर में क्या फर्क आता है, वही जैसे स्पेसिफिक ऑफर और पब्लिक ऑफर, ये जनरल ऑफर क्या होगी, पब्लिक ऑफर, ठीक है। अब ये जो है स्पेसिफिक ऑफर ये पर्टिकुलर बंदे या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को दी जाती है, और ये वाली जो है ये जर्नल जो है ये पब्लिक को दी जाती है, सोसाइटी को या कम्युनिटी को, सारे एक साथ, ठीक है। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और द पर्सन टू होम इट इज मेड। या तो ये जो एक्सेप्टेंस है स्पेसिफिक ऑफर में, ये वो बंदा एक्सेप्ट करे जिसे दी गई है, या फिर वो पर्टिकुलर बंदे जिनको दी गई है। और ये जो है जनरल ऑफर ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, सोसाइटी में से, कम्युनिटी में से, सोसाइटी में से कोई भी बंदा इसे एक्सेप्ट कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, द ऑफरर मस्ट एक्सप्रेस हिज एक्सेप्टेंस टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसमें एक्सेप्टेंस होना जरूरी है पहले, कि हाँ भाई मैं आपकी जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट करता हूं और मैं इस एग्रीमेंट में आना चाहता हूं।
और इसमें एक्सेप्टेंस जो है वो नीड नॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भैया आपने एक्सेप्ट कर लिए। जनरली एडवर्टाइजमेंट जैसे भी पीछे वाले केसेस में मैंने आपको बताया, कार्लिक स्मोक बॉल कंपनी वाला केस, कार्बोलिक स्मोक बॉल कॉर्पोरेशन वाला केस और हरभजन वर्सेस हरचरण लाल वाला केस, इसमें क्या था, दोनों में पब्लिक ऑफर थी, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि भैया आपने अपनी एक्सेप्टेंस इसमें पूरी बतानी है कि हाँ भैया मैंने आपकी ये जो ऑफर है इसे एक्सेप्ट किया है, ये चीज। अब नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट जो आता है एसेंशियल, वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर इज नो ऑफर। इसके बारे में देखो, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इनविटेशन टू ऑफर डिफर्स फ्रॉम ऑफर, इट इज एन ऑफर टू रिसीव एन ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, price list offer goods to sell, tender and advertisement for the sale of goods. In these cases, persons make offers to purchase on seeing price list, showcases, etc. अब देखो आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को किसी ने ऑफर दी है कि मतलब इनविटेशन टू ऑफर क्या हुआ, एक तरह से आप बार्गेनिंग कर रहे हो। मैं आपको ऑफर करता हूँ कि यार मैं ना आपको अपनी कार जो है वो 10 lakhs में सेल आउट करूंगा। आप कहते हो नहीं, मैं आपकी कार जो है वो मैं 8 lakhs में, मैंने आपको ऑफर दी, आपने क्या किया, एक तरह से मुझे वापस काउंटर करके एक और ऑफर दे दी। ठीक है, ये क्या आपने किया, ये एक तरह से वापस क्रॉस ऑफर भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक, ये हम आगे जाके भी अभी डिस्कस करेंगे। अब इसमें कई बार होता है कि शोरूम्स में आप जाते हो, मॉल्स में आप जाते हो, वहां पे जब घूम रहे होते हो, वहां पे कपड़े भी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते हैं, टॉयज के भी स्टॉल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के स्टॉल्स होते हैं और प्राइस टैग्स लगे होते हैं उनके ऊपर। अब वो क्या है, आपको इनविटेशन है एक तरह से कि आओ खरीदो आप हमें। ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलरली पकड़ के नहीं आपके पास हर एक बंदा आ रहा कि यार आ जाओ प्लीज आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट में आओ। इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक इनविटेशन है कि ओके बॉस, यू आर मोस्ट वेलकम, आप खरीदना चाहते हो, आओ आप हमें ऑफर दो कि यस हम आपसे ये चीज खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a person on seeing an article in showcase enters into a shops and offers to purchase, then the shopkeeper may accept to sell or refuse to sell it. If the shopkeeper refuse to sell it, he cannot be sued. The reason is that act of the shopkeeper in placing the article in a showcase is not a offer but an invitation to offer. ठीक है, अब देखो, अब आप किसी दुकान में जाते हो, अब दुकानदार कहते हैं मेरे को ये चीज खरीदनी है, आपने जो डिस्प्ले में लगाई है। अब वो दुकानदार की मर्जी है कि भैया अगर वो बेचता है तो ठीक है, नहीं बेचता तो आप उसे कंपेल नहीं कर सकते, आप उसे सू नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में कि नहीं भाई तुमने वहां पे डिस्प्ले में लगाई थी तो तुम्हें तो ये बेचनी ही बेचनी है। इट इज नॉट लाइक दैट। क्लियर। अब इसी पे लीडिंग केस क्या था, हार्वे वर्सेस फैसे। इस केस में क्या था, ये जो हार्वे था ये परचेज करना चाहता था बम्पर हॉल पेन फ्रॉम फैसी एंड इंक्वायर्ड अबाउट इट्स प्राइस एज 900 pounds. The plaintiff communicated telegraphically to purchase it, but there was no reply from the defendant. In an action against the defendant for specific performance, it was held no actionable on the ground that informing the price telegraphically is not an offer but it is an invitation to offer. Same चीज वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई कि भाई ये बंदा हार्वे फैसिसी से खरीदना चाहता था उसका बम्पर हॉल पेन, ठीक है, 900 pounds में, जो कि वो कहता है इंक्वायर करता है उसकी कॉस्ट, वो कहता है 900 pounds। वो उसे जाता है वहां से, फिर टेलीग्राफिकली अपने घर से उसको मैसेज कर देता है कि ओके आई एम रेडी टू परचेज दैट थिंग। लेकिन वो क्या करता है, वो नहीं बेचता, वो किसी और को बेच देता है। इतने में क्या होता है कि भाई ये जो हार्वे है ये क्या करता है, उसको कोर्ट में घसीटता है, कहता है भैया मैंने तुम्हें टेलीग्राफिकली बताया था। तो जज कहता है कि भाई आपने ऐसे टेलीग्राफिकली बताया, दैट वाज अ इनविटेशन टू ऑफर, जो पहले उसने रखा वहां पे, आपने उसकी इनविटेशन टू ऑफर के बदले में ऑफर दी कि हाँ भाई मैं 900 pounds में खरीदूंगा। सो दैट इज व्हाट, एन इनविटेशन टू ऑफर। तो इनविटेशन के ऑफर में आपने उसे ऑफर दी है कि आप उसे खरीदना चाहते हो, तो यू कैन नॉट चैलेंज हिम कि अगर उसने नहीं बेची है उसने किसी और को बेच दी है। सो आपका जो है टेलीग्राफिकली बताना वो क्या है, एक तरह की वो भी ऑफर है कि हाँ भाई मैं खरीदना चाहता हूं, आर यू इंटरेस्टेड इन सेलिंग आउट दैट थिंग और नॉट। सो ये चीज है, इसीलिए इनविटेशन टू ऑफर इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडिंग ऑफर और टेंडर ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर इज डिफर फ्रॉम ऑफर। अब ये देखो कैसे, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है।
ऑफर में क्या है, इट सिग्निफाइड इंटेंशन और विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, जब भी हम किसी को ऑफर करते हैं, ऑफर में क्या होता है, वहां पे हमारी विलिंगनेस होती है कि भैया हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं होती है। वहां पे तो इनफैक्ट हम खुद चाहते हैं कि हमें कोई एक और ऑफर आए। इट इज मेड टू गेट एक्सेप्टेंस, और जबकि ये जो है इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज मेड टू गेट ऑफर। और फिर इट इज अ प्रपोजल प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, और इट इज समथिंग प्रेसिडेंट टू ऑफर। और लास्ट पॉइंट क्या है, इट गिव्स राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, और इट डज नॉट गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ये चीज क्लियर। अब ये देखो, ये जो अब पॉइंट है, इट सिक्स एसेंशियल क्या है इसका ऑफर का, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है। एन ऑफर इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी और एक्सेप्टर। द कम्युनिकेशन may be expressed or implied. It may be communicated by means of words of mouth, telegram, messenger, etc. The leading case is लक्ष्मण वर्सेस गौरी दत्त। अब देखो ये क्या कहता है कि ऑफर जो है वो वैलिड कब होगा, व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी और एक्सेप्टर। ठीक, द कम्युनिकेशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, वही चीज मैंने जो आपको पहले भी बताई कि जो ऑफर है वो या तो ये एक्सेप्टेंस जो होगी वो क्या होगी, कम्युनिकेशन जो होगा इसका वो क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए या इम्प्लाइड होना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे कैसे हो सकता है, वो बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, टेलीग्राम, मैसेंजर एक्सेट्रा। ठीक, इसी में लीडिंग केस क्या है, लक्ष्मण वर्सेस गौरी दत्त। अब ये जो डिफेंडेंट है ये क्या करता है, अपने नौकर को भेजता है अपने मिसिंग नेफ्यू को ढूंढने के लिए। तो नौकर जो है वो चले जाता है, ये लक्ष्मण जो है। ठीक, तो अब उसको टाइम लगता है ढूंढने में, कई दिन लग रहे होते हैं। तो इतने में पीछे से ये जो इसका मालिक होता है गौरी दत्त, ये क्या करता है, ये ना अनाउंस कर देता है रिवॉर्ड, जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा मैं उसको इतना इतना रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, तो अब ये जो लक्ष्मण होता है इसको तो पता ही नहीं होता, इसको तो इसके मालिक ने पहले ही भेज दिया होता है। लेकिन जैसे तैसे करके लक्ष्मण को ये इसका नेफ्यू मिल जाता है। ठीक है, इसका नेफ्यू जैसे मिल जाता है इसको, तो ये क्या करता है, लेके आता है वापस। तो इसको पता चलता है कि भाई मालिक ने तो अवार्ड भी अनाउंस किया हुआ है। मालिक को कहता है भाई मालिक मुझे रिवॉर्ड दे दो, अब आपने इसको अनाउंस किया था कि जो भी आपके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा। लेकिन मालिक कहता है मैं तो तुम्हें दूंगा ही नहीं। तो लक्ष्मण क्या करता है, वो उसको कोर्ट में चैलेंज करता है। तो जज कहता है भाई साहब आपको रिवॉर्ड नहीं मिल सकता, क्योंकि रिवॉर्ड पाने के लिए आप तक ये चीज पहुंची हुई होनी चाहिए थी। In an action against the defendant, it was held that the offer reward was not communicated to the offeree, so the defendant is not liable to give the reward. क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था, वो तो उसे बाद में पता चला ना, तो इसीलिए वो लाइबल नहीं है कि उसे भी रिवॉर्ड दिया जाए। Therefore, there are few modes of communication of offer which are mentioned below. अब सबसे पहले कौन कौन से मोड्स हैं ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, मोड्स। ठीक, मोड्स किसके, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ठीक, सबसे पहले व्हेन ऑफर इज कम्युनिकेटेड ओरली, इट इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन इट रीचेस द ईयर ऑफ द ऑफरी। जब हम ओरली बोलते हैं, और ये कब कंप्लीट होती है, जब वो ऑफरी के कानों तक पहुंच जाए। और दूसरा पॉइंट, इफ द ऑफर इज मेड बाय द पोस्ट लेटर, द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन द लेटर रीचेस द ऑफरी। जब हमने ऑफर लेटर के थ्रू दी है, और ये कब पूरी होती है, जब वो पत्र जो है, जब वो लेटर जो है वो दूसरी पार्टी तक पहुंच जाए। और तीसरा, इफ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज टेलीफोन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन द वर्ड्स रीच द ईयर ऑफ ऑफरी। क्लियर, तो ये चीज। अब नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, डेट विल बी योर क्लासिफिकेशन और काइंड्स ऑफ ऑफर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑफर और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। ठीक है गाइस, सो गाइस अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द
क्लासिफिकेशन और काइंड्स ऑफ ऑफर। देखिए, काइंड्स ऑफ ऑफर की हम बात करते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर की बात करें, या फिर हम इसे एक और नाम से भी बोल सकते हैं, एक और तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, टाइप्स ऑफ ऑफर। ठीक है, सो इस तरह से जब भी अगर आपको एग्जाम में सवाल आ जाए तो आपने इसका कैसे आंसर देना है और वो कौन कौन सी टाइप्स हैं या कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सी, सबसे पहले आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें क्लासिफिकेशन या काइंड्स ऑफ ऑफर के बारे में पूछा जाए तो इसके अंदर हमने कौन कौन सी टाइप्स या कौन कौन सी काइंड्स या कौन कौन सी क्लासिफिकेशन करनी है। सबसे पहले हम करेंगे एक्सप्रेस ऑफर, then implied offer, specific offer, journal offer, counter offer, continuous offer, and then cross offer. These are the various kinds of offer, या फिर हम इसे बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। ठीक है गाइस, तो अब लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। सबसे पहली चीज आती है आपकी एक्सप्रेस ऑफर। देखिए, अगर हम लेमैन एग्जांपल में बात करें, एक इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि भाई एक्सप्रेस ऑफर वो ऑफर होगी जिसे आपने स्पेसिफिकली एक्सप्रेस किया हो, बताया हो कि भाई हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूं, बोल के या लिख के, इस तरह से, चाहे वो थ्रू लेटर्स हो या फिर थ्रू टेलीफोन हो या थ्रू मोड ऑफ इंटरनेट हो। तो ये मोड्स अगर आपने अडॉप्ट किए हैं देन यू कैन से कि ये क्या है, मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस ऑफर। यही चीज मैंने यहाँ पे इसको लिखी भी हुई है, ये देखो। इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द एग्जाम्पल्स कोटेड अबव वेयर बाय the communication of the offer is clear and unequivocal. It is being expressly made and conveyed to the other party. Hence, an express offer is the most usual form of offer. It is being made through letters, telephone, or the internet. ठीक है? The usage of language and words become mandatory. The communication of the intention has to be made from the offerer to the offeree clearly. अब ये देखो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हमने याद रखनी है कि द यूजेज ऑफ लैंग्वेज एंड वर्ड्स बिकम मैंडेटरी। मतलब आपको इसमें एक्सप्रेस जो आप कर रहे हो वो आपने लिखा हुआ होना चाहिए ही चाहिए, चाहे वो थ्रू लेटर्स आप दे रहे हो, टेलीफोन दे रहे हो या इंटरनेट दे रहे हो। और इसमें इंटेंशन हैज टू बी मेड, कम्युनिकेशन ऑफ द इंटेंशन हैज टू बी मेड फ्रॉम किससे, ऑफरर से ऑफरी के लिए। समझे? अगर ये कम्युनिकेशन बनी होगी, किसके बीच में इंटेंशन बनी होगी, किस किस के बीच में, ऑफरर से ऑफरी को, then only we call it as a express offer। समझे? अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑफर के ऊपर, दैट इज योर इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर क्या होती है? when the communication is not through words and it becomes part of the conduct, then it can be termed as implied offer. See, sometimes what happens कि there is no such requirement of the expressions कि मतलब like आप बिना बोले ही कई चीजें समझ ली जाती हैं कि हमें ये चीजें करनी ही करनी है, वो चीजें मैंडेटरी हैं, दोज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। जो आप कॉन्ट्रैक्ट में आए हो वो एक तरह से लाजमी है। अगर कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट कि स्पेसिफिकली आपने उस चीज को मेंशन करना ही करना है, वो क्वाइट ऑब्वियस होती है। अब इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, लेकिन पहले मैं जरा ये कंस्ट्रक्शन बेसिस के ऊपर एक एग्जांपल है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, द कंसेंट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ठीक है, important thing is that the minds of the parties have to meet for an offer to be implied. All the necessary terms of the contract that are being proposed must be conveyed to the offeree. It will thus help in a seamless formation of a contract. मतलब कि भैया जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में आए हो, जो आपने ऑफर दी, जो आपका प्रपोजल था, जो एक्सेप्टेंस हुई है, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन हुई हैं, उसके साथ साथ कुछ कंडक्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लाजमी होते हैं, जो बिल्कुल आपने वो बिना बोले ही करने हैं। ठीक है,
अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे आगे एक एग्जांपल दी है, वो क्या दी है एक बार सुन लो पहले एग्जांपल के बारे में, फिर हम इसको रीड आउट भी करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल क्या है कि दो पार्टीज होती हैं, एक होता है ये कॉन्ट्रैक्टर जो घर वगैरह बनाता है, और एक बंदा है जिसने अपना घर बनवाना है। अब उस एग्रीमेंट में आते हैं, ये लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं भाई मैं तेरे को इतना पैसा दे दूंगा, तुम एक काम करो, तुम मेरा ना ये घर बना दो। तो वो कहता है ठीक है भाई मैं बना दूंगा। तो वो पैसा देता है उसे, वो बनवाता है। लेकिन जब वो बनाता है तो सारा उसमें खराब वो बनाता है, ठीक है। तो जो बंदा होता है जिसने वो घर बनवाया होता है वो उसे कोर्ट में सू करता है। अब कॉन्ट्रैक्टर जो होता है बड़ा चालाक समझता है अपने, वो कहता है इन्होंने ये थोड़ा बोला था कि ऐसे नहीं बनाना है, वैसे नहीं बनाना है। तो जज कहता है ऐसा नहीं होता है। जब भी आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कुछ चीजें उसमें ऑब्वियस होती है, ठीक है, कि अगर आपने घर बना रहे हो तो वो इस टाइप का बनाओ जो वाकई लोग उसमें रह सके। अब ये थोड़ा कि आपने अगर दीवार बना रहे हो, एक ईंट आप सीधी रख रहे हो, एक टेढ़ी रख रहे हो, फिर ऐसे उसके ऊपर ऐसे जो मटेरियल यूज कर रहे हो, किसी जगह पे आप ज्यादा कर रहे हो, किसी जगह पे कम कर रहे हो, किसी जगह पे लीकेज हो रही है, किसी जगह पे पाइप्स बाहर निकली हुई हैं, कहीं पे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आया, फर्श आपने टेढ़े डाल दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये सब चीजें होती है क्वाइट ऑब्वियस, जो बोली नहीं जाती। जब आपके साथ कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया है साइन, इन्होंने मकान आपको बोला है, तो वो जो आप हाउस है वो आप एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट उनको बना के दो ना, कि जिधर वो रह सके। ये थोड़ा कि आप टेढ़ा मेढ़ा फर्श बना दो या दीवारें ऐसे आप बना दो, एक पाइप यहां से निकल रही है, दूसरी वहां से निकल रही है, एक ईंट ऐसे लगाइए वैसे लगाइए, इट इज नॉट लाइक दैट। सो ये चीजें जो हैं ये ऑब्वियस होती है। सो यू आर हेल्ड लाइबल, ठीक है। अब आप इनका नुकसान भी भरेंगे और इनको पूरा मुआवजा देंगे। ये था ये इसकी बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। अब इसे हम पढ़ भी लेते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज द केस ऑफ अ बिल्डर who was being allotted the task of making a building. As per the entire terms of the contract there that were expressly written in the agreement, nowhere was the clause of the fitness of the habitation mentioned. ठीक है, habitation mentioned का clause कहीं पे भी mention नहीं था, but relying on the circumstances of the case that pointed towards the expertise of the contractor to produce habitable dwellings, the court held that the contractor to be so liable. It is because it is but natural also in the given fact that if a consumer asks for the construction of a building, it should be habitable. मतलब कि भैया अगर आपको कंस्ट्रक्शन दी है बनाने के लिए तो वो हैबिटेबल बना के दो ना यार। ये थोड़ा कि आप किसी का नुकसान करके या उसको ऐसे ही गलत करके दे दो तो उसकी वजह से दूसरे बंदे का नुकसान क्यों करना। ये तो क्वाइट ऑब्वियस चीजें हैं जो आपको समझ होनी चाहिए। सो इन दिस थिंग ये जो बिल्डर था उसको लाइबल ठहराया गया, ठीक है गाइस। अब अगली आ जाती है आपकी काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होती है? समटाइम्स, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। Sometimes when the initial offer is being communicated to the other party, the respective person jumps back with modified new terms in which he or she wants the formation of the contract to take place. Some technical details may be changed or some other details as the offeree may like. Once the offerer accepts the conditions so mentioned by the offeree in the new offer, the same becomes the true offer and an integral part of the contractual relationship that would be so affected. मतलब कि देखो आप लोग क्या करते हो, सपोज मैं आपको इसको एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि सी मैं अपनी मर्सिडीज जो है वो आपको 25 लैक्स में, मैंने वो ली थी अराउंड 75 लैक्स की, तो आपको वो मैं 25 लैक्स में दे देता हूं, ठीक है। आपको मैंने अपनी तरफ से ऑफर दी। तो अब क्या होता है, आप कहते हो कि नहीं सर मेरे को 25 lakhs नहीं, आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग योर मर्सिडीज फॉर 20 lakhs, ठीक है। तो आई टेक सम टाइम एंड से कि ओके फाइन ठीक है, 20 lakhs इज ऑल्सो गुड अमाउंट फॉर मी, आप मेरे को 20 lakhs दे दीजिए। सो पहली जो ऑफर थी जो मैंने आपको की, आपने उसकी जगह क्या की, काउंटर ऑफर कर दी मुझे और मैंने काउंटर ऑफर को मान लिया। अब से जो होगी वो जो काउंटर ऑफर आपने की 20 lakhs वाली, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ट्रू ऑफर, समझे, बिकॉज आई हैव गिवन यू माई एसेंट फॉर दैट। क्लियर? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज काउंटर ऑफर। एक ऑफर के बदले दूसरी ऑफर देना, और जब वो दूसरी ऑफर मान ली जाए तो जो दूसरी ऑफर थी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू ऑफर। क्लियर? अब नेक्स्ट आपका आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है
In some tricky situations, two people can make simultaneous and similar offer to each other. The situation resembles that the double coincidence of wants as used to happen in the system for the of the barter system of exchange. In the classic case of Tin versus Hoffman, the offer to buy the iron on a similar terms were being placed against the same parties by the same parties respectively. The court held that the offer so made by the second party against the first one would not constitute to be an offer. Then it is because the party was not aware of the initial offer so made by the first party, and the secondly only an offer from the other party would not make it an acceptance at any cost. Also, it cannot be treated as a mutual acceptance. No binding effect would occur on either party. अब देखो ये क्या कहती है, क्रॉस ऑफर क्या होता है. सपोज अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अपनी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं अपनी मर्सिडीज आपको बेचना चाहता हूं फॉर 25 lakhs. मैं क्या करता हूं, मैं ना एक आपको लेटर लिखता हूं. मैं लेटर के ऊपर आपको ये प्रपोजल भेजता हूं कि सी मिस्टर एक्स, मैं आपको अपनी ये जो मर्सिडीज है ये 25 lakhs की बेचना चाहता हूं. 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख. ठीक है, तो साइमल्टेनियसली उसी दिन कह सकते हो कि कोइंसिडेंटली आपके दिमाग में भी आता है कि आप मेरी वो मर्सिडीज 25 lakhs में खरीदना चाहते हो. आप क्या करते हो, अभी मुझे लेटर एक लिख के भेज देते हो कि हाँ मिस्टर अमित, मैं ना आपकी जो मर्सिडीज है वो मैं 25 lakhs में खरीदना चाहता हूँ. सेम डे सेम मैंने भी आपको लेटर भेजी, आपने भी मेरे को लेटर भेजी. ठीक है, अब ये क्या है, ये है क्रॉस ऑफर. मतलब एक मेरी तरफ से ऑफर आई है और एक आपकी तरफ से ऑफर आई है, बट अभी दोनों की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं हुई है. अब इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला केस था टिन वर्सेस हॉफमैन. ठीक है, अब इसमें क्या था कि ये आयरन खरीदने के रिलेटेड केस था. दोनों पार्टीज ने सिमिलरली ऑफर भेजी एक दूसरे को सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कोइंसिडेंटली. तो क्या हुआ, कोर्ट में जब उन्होंने चैलेंज किया तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, इट इज जस्ट एन ऑफर. आपने भी ऑफर दी और उन्होंने भी ऑफर दी. कोइंसिडेंस है कि सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे दोनों की साइड से ये ऑफर आई, बट अभी दोनों की साइड से एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी, तो इसीलिए हम इसे एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते. क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज अ क्रॉस ऑफर. क्लियर? अब नेक्स्ट आपका आता है जर्नल ऑफर. जर्नल ऑफर क्या होती है वो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं. ये देखो, pamphlets and TV announcements are the common examples whereby bold offers are being thrown at the public for giving, say, a reward. In such case, where offers are being circulated at a large public platform and open to acceptance to anyone, it amounts to a journal offer. मतलब जब भी कभी आप देखते हो बड़ी बड़ी ऑफर्स आती है, जैसे मैंने कार्बोलिक स्मोक बॉल केस वो पिछली वीडियो ऑफर में ही मैंने आपको बताया था. ठीक है, उसमें क्या होता है, कंपनी दे देती है, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करती है, जो भी ये हमारी मेडिसिन को इस तरीके से यूज करेगा उससे कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, लेकिन शर्त यही है कि इसे जो हमने प्रोसीजर बताया उसी के अकॉर्डिंगली उसे इसे यूज करना है. अब वो बंदा करता है, ठीक है कार्लिल, लेकिन उसको फिर से इन्फ्लुएंजा हो जाता है. सो ही सूड दैट कंपनी और उसको वहां पे 1000 जो है पाउंड्स वो उसे अवार्ड दिया जाता है. ठीक है, तो ये चीज, अब यही चीज है कि मतलब पैम्फलेट्स या टीवी में बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की जाती है कि ये सबसे बेस्ट है, आपको ये इसमें दिया जाएगा. सो ये सब क्या है, जर्नल ऑफर्स. इसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है. अब जैसे अभी आप देखो एप्पल आईफोन 14 लॉन्च हुआ है, उन्होंने इसके फीचर्स बताए हैं, ये है वो है सबसे बेस्ट है. तो दूसरी तरफ सैमसंग का भी है जेड फोल्ड का. तो वो इन्होंने क्या किया, कंपनीज ने अपने ब्रांड्स को हाईलाइट किया है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू. ये लोग बता रहे हैं कि पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास ये ऑफर्स है, आप आइए, आप हमारे से ये चीज परचेज कीजिए. इट्स अप टू यू, इफ यू एक्सेप्ट दिस ऑफर यू कैन गो एंड परचेज योर दीज प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो दीज आर व्हाट योर जर्नल ऑफर्स. द मोस्ट कॉमन केस यूज्ड टू एक्सप्लेन दिस ऑफर इज दैट कार्लिड वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, जो मैंने अभी आपको बता दिया. द रिस्पेक्टिव कंपनी famously produced a smoke ball. It also advertised to give a reward of 100 pounds if somebody using the smoke ball catches influenza, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था. When the appellant developed influenza, the court considered that the terms mentioned in the unilateral offer stand fulfilled. After all, that generally offer had conditions to be fulfilled, which was duly done. In another case, where a father advertised for giving reward to one
who finds his lost son the considered to be a journal offer. When somebody so found his son, the court asked the father to accordingly pay. मतलब ये सेकंड एग्जांपल क्या है कि अब किसी का बेटा गुम हो गया था तो उसके फादर ने अनाउंस कर दिया इतना रिवॉर्ड जो भी उसके बेटे को ढूंढ के लाएगा। तो अब जो भी बंदा ढूंढ के लाएगा तो अगर वो फादर नहीं देता तो कोर्ट उसके फादर को कंपेल कर सकता है कि भैया आपने बोला था, ये एक जनरल ऑफर थी, अब ये बंदा XYZ जो भी ऐसे ढूंढ के लाया आपके बच्चे को, तो आप इसे ये रिवॉर्ड दे दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी ऑफर आती है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होती है पहले समझ लो। स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होती है जो स्पेसिफिकली किसी बंदे को या ग्रुप ऑफ बंदों को दी गई हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑफर। देखो, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, the communication of a proposal happens towards a particular individual. The offer would fructify with the contract only at the assent being signified by the particular individual. This stands for a specific offer. It shows how special and the exclusive element is being present in this type of offer. मतलब कि देखो ये जो ऑफर है ये सिर्फ पर्टिकुलर बंदों के लिए दी जाती है। अब जैसे कि कोई आपको ऑफर देगा स्पेसिफिकली आप ही को, आपके अलावा वो और किसी और को नहीं। इसमें क्या है कि मतलब वो चाहते हैं कि ये जो डील हो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो, ये सिर्फ आपके साथ हो, समझे। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस के साथ हो, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज अ स्पेसिफिक ऑफर। ठीक, अब नेक्स्ट आपका आता है स्टैंडिंग और ओपन ऑफर। स्टैंडिंग और ओपन ऑफर क्या होती है, इसको पहले एक लेमैन एग्जांपल से समझो कि जैसे देखो कि टेंडर्स वगैरह लाए जाते हैं, गवर्नमेंट निकालती है टेंडर्स की, भैया आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है कि आप ये ऑफर है, आप लोग टेंडर्स भरिए, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर हमने आपका ये टेंडर अगर आपकी हमें अच्छा लगा तो हम आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो फिर कई कंपनीज होती हैं वो भरती हैं अपना टेंडर, और जिसका भी गवर्नमेंट को अच्छा लगता है वो उसके साथ फिर एग्रीमेंट साइन करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग और ओपन ऑफर। क्योंकि वो फॉर द टाइम बिंग, मतलब अगर आज की डेट में सपोज करो आज अगर 1 नवंबर है, ठीक है, तो ये 1 नवंबर से लेके सपोज करो 15 नवंबर तक ये चीज ओपन है। ठीक है, स्टैंडिंग है कि इतने से इतने दिनों के बीच में कोई भी बंदा आके अपना टेंडर भर सकता है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज अ स्टैंडिंग और एन ओपन ऑफर। क्लियर, तो ये चीज। अब देखो स्टैंडिंग और ओपन ऑफर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इट इज लाइक अ जनरल ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, बट इट इज बीइंग केप्ट ओपन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। In that frame, people are continuing applying as it is also called a continuing offer. When the offer is accepted by the other party, the contract stands concluded in this case as well. The best example is that of a tender, जो मैंने अभी आपको बताई, that is nothing but an offer till the time it is not accepted and the acceptance not communicated, the contract would not be formed. जब तक आपका टेंडर एक्सेप्ट नहीं होगा और आपको बताया नहीं जाएगा कि हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, और ये तब तक ओपन रहता है जब तक इनकी मर्जी रहती है फॉर द पर्टिकुलर टाइम बीइंग, और इसमें कोई भी बंदा आके पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, दिस वाज अबाउट योर स्टैंडिंग ऑफर। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक है रेवोकेशन ऑफ ऑफर। Revocation of offer, this is a very small topic. It will hardly take 3 to 4 minutes or maximum by 5 minutes. इससे ज्यादा नहीं। अभी तक देखो, अभी हमने पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा कि ऑफर क्या होता है, ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ ऑफर क्या है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, जिसे हम टाइप्स ऑफ ऑफर भी कह सकते हैं या काइंड्स ऑफ ऑफर भी कहते हैं, वो सब चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज योर रेवोकेशन ऑफ ऑफर। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इन द ऑफर क्राइटेरिया। ठीक है, ऑफर की कैटेगरी में ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड अनदर एसेंशियल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज योर एक्सेप्टेंस। ठीक, तो अब हम रेवोकेशन ऑफ ऑफर स्टार्ट करते हैं। सी, रेवोकेशन ऑफ ऑफर क्या हुआ कि मतलब रिवोक कर देना, मतलब लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट आप फॉर्म कर रहे थे आपने उसे क्या किया, रिवोक कर दिया। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर व्हिच मींस विड्रॉल ऑफ ऑफर, मतलब विड्रॉ कर लेना। जो आप कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे थे आपने क्या किया, एकदम से आपने उसे विड्रॉ कर लिया। अब ये देखो सेक्शन 5 जो है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872,
ये क्या कहती है, एन ऑफर मे बी रिवोक्ड और विदड्रॉन एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, दैट इज बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। मतलब कि देखो, आपको किसी ने ऑफर दी थी, आपने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन आपने थ्रू वो लेटर आपने एक्सेप्टेंस उसको भेजी, एंड इन द मीन टाइम यू सडनली चेंज योर माइंड कि नहीं यार मेरे को नहीं ये करना, एंड यू सडनली व्हाट यू डू कि अभी आपकी वो जो आपने एक्सेप्टेंस की थी थ्रू लेटर, आप उसकी जगह थ्रू टेलीफोनिक मोड आप बंदे को कह देते हो कि एक्सक्यूज मी मिस्टर एक्स वाई जेड, जो मैंने सोचा था कि मैंने आपको लेटर के थ्रू भेजा है कि ये मैं कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन करूंगा, वो मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ऑफर मोर। ठीक है, तो ये चीज। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए ऑफर्स टू सेल हिज बोट टू बी, ए चेंजेस हिज माइंड एंड has withdrawn his offer to sell the boat, it is called revocation of offer। ए ने क्या किया, ए ने डिसाइड किया था कि वो अपनी बोट बी को बेचेगा, लेकिन ए ने क्या किया, अपना माइंड चेंज कर दिया। ठीक है, और उसने क्या किया, विड्रॉ कर ली क्या, जो अपनी ऑफर थी, किस चीज की, बेचने की, अपनी बोट। तो उस चीज को जब विड्रॉ कर लिया तो उस चीज के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, रेवोकेशन ऑफ ऑफर। मतलब इसने क्या किया, रिवोक कर ली अपनी ऑफर। अब रेवोकेशन और ये जो विड्रॉ है, ये हम किस तरह से कर सकते हैं, रेवोकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ ऑफर में टेक्स प्लेस अंडर द फॉलोइंग वेज, एंड दीज आर द 4 वेज थ्रू विच द रेवोकेशन कैन बी डन। अब सबसे पहला, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रोमिसर। अब भैया जिसने एक्सेप्ट किया था वो क्या करेगा, एकदम से नोटिस भेज देगा कि नहीं, आई एम वेरी मच सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ऑफर एनीमोर, सो आई एम रिवोकिंग दिस ऑफर, आई एम विड्रॉइंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, या फिर दूसरी चीज, टाइम लैप्स हो जाए। ठीक है, रीजनेबल टाइम जो स्पेसिफाई किया था। अब जैसे कि मैं आपको ऑफर किया कि आप मेरी मर्सिडीज परचेज कर लीजिए फॉर रुपीज 25 lakhs, तो इन द मंथ टाइम यू विल पे मी द होल अमाउंट। तो यू टोल्ड मी कि ओके फाइन, यस ठीक है, मुझे मंजूर है। अब इस चीज को 1 महीना हो जाता है और आपका कोई मेरे को पेमेंट नहीं आती, कुछ नहीं आता, देन मैं क्या करूंगा, जो आपको मैंने ऑफर दी थी वो कैंसिल हो गई ऑटोमेटिकली, बिकॉज इसमें क्या हुआ, टाइम लैप्स हो गया। टाइम लैप्स होने के कारण क्या हुआ कि ये जो मैंने आपको ऑफर दी थी ये नेचुरली ही विड्रॉन हो गई। ठीक है, रिवोक हो गई। तो आप इस चीज के लिए मेरे को सू नहीं कर सकते अगर मैं अपनी मर्सिडीज किसी और को बेच दूं, बाय फेलियर टू फुलफिल द कंडीशंस ऑफ द एक्सेप्टेंस। अब देखो कंडीशन क्या थी, अब ये इसको भी मैं उसी एग्जांपल से दूंगा। जैसे मर्सिडीज में बेच रहा था फॉर 25 lakhs, तो 25 lakhs की जगह आप क्या करते हैं, आप मेरे को, मैंने आपको 1 month का टाइम दिया था कि आप मेरे को 1 month में 25 lakhs पे कर दीजिए, देन ओनली आई एम गिविंग यू द कीज ऑफ दिस मर्सिडीज। तो आप क्या करते हैं कि मतलब लाइक 25 lakhs तो दूर, आप मेरे को 2 लाख भी नहीं दे पाते। ठीक है, 1 महीने में। तो उससे क्या होता है कि मतलब लाइक आपने क्या किया, वो जो कंडीशंस थी एक्सेप्टेंस की वो आपने फुलफिल ही नहीं की। ठीक है, फेल हो गए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, अब ये जो है, ये एग्रीमेंट जो हमारे बीच में हुआ था, ये अब स्टैंड विड्रॉन। क्लियर। अब लास्ट में क्या होता है कि एक और होता है तरीका जिसकी वजह से ये ऑफर जो है, रेवोकेशन ऑफ ऑफर हो सकती है, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर। अब मैंने आपको ऑफर दी थी कि मैं अपनी ये बेचना चाहता हूं, लेकिन बाई चांस, गॉड फॉरबिड, ठीक है, मैं अपना मानसिक संतुलन खो देता हूं या फिर मेरी हो जाती है डेथ। ठीक है, देन दिस इज ऑल्सो द मोड जिसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो एग्रीमेंट हमारे बीच में होने वाला था, ये क्या होगा, विड्रॉन हो जाएगा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, रिवोक हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस मोड्स थ्रू विच द ऑफर कैन बी रिवोक्ड। ठीक है guys, so always remember there are basically 4 modes through which the revocation of offer can take place, that is by communication of notice of revocation by the promisor, by lapse of time, जिसे reasonable time if the time is not specified, या फिर by failure to fulfill the conditions of acceptance, or by death or insanity of the offerer। ठीक है गाइस, सो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है, सो काइंडली डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।